नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अब से 48 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा और चुनाव शुरू हो जाएंगे। मतलब हम लोग चुनाव की दहलीज पर बिल्कुल आ गए हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत में चुनाव शुरू हो जाएंगे। ये चुनाव एक ऐसा पर्व होता है जो ये तय करता है कि 5 साल आप और आपका परिवार, आपका समाज, आपका देश किस हाल में रहेगा। आप जिन लोगों को चुनेंगे वो आपकी कितनी चिंता करेंगे। वो लोग आपके इलाके में विकास की नई चीज़ें स्थापित करेंगे, सड़कें बनाएँगे, अस्पताल बनाएँगे, स्कूल बनाएँगे। आपके आपके परिवार सुरक्षित रहे इसकी व्यवस्था करेंगे, आपके बच्चों को नौकरी मिल जाए इसकी व्यवस्था करेंगे, आपका बजट ना गड़बड़ाए, महँगाई ना बढ़े इसकी चिंता करेंगे। और सब नेता अपनी-अपनी बातें लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो बातें लेकर आ रहे हैं वो चिंता में डाल रही हैं। संविधान बनाने वाले लोग सनातनी थे। ये लोग रामनवमी नहीं मनाने देते। ये लोग राम विरोधी हैं। कुछ नहीं किया आजादी के समय कांग्रेस ने। ऐसी ऐसी जुमलों की बरसात प्रधानमंत्री जी हर मंच से कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि संविधान सभा में सब सनातनी थे। इस बात से आज की तारीख में आपके और मेरे जीवन पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर संविधान बनाने वाले लोग सनातनी नहीं होते तो क्या मेरे खाते में 15 लाख रुपए आ जाते? मेरे देश के लोगों को हर साल 2 करोड़ की नौकरी मिल जाती। 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिलती। क्या अग्निवीर योजना लागू नहीं होती? क्या 2022 तक हर एक के सर पर छत आ जाती, सबको मकान मिल जाते? क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाती? और अगर नहीं हो जाती तो इस बातों का मतलब क्या है? भारतीय जनता पार्टी के सांसद, अयोध्या के सांसद, मेरठ के सांसद, दक्षिण के सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। जिस संविधान सभा में सब सनातनी थे ये प्रधानमंत्री भाषण में कह रहे हैं, उसी संविधान को बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े प्रत्याशी और सांसद कह रहे हैं। तो कौन सा संविधान बदलना चाहते हैं? बाबा साहब का संविधान बदलना चाहते हैं? क्या इस देश से आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं? और चुनावी मंच पर इन भाषणों का मतलब क्या है कि वो रामनवमी नहीं मनाते थे, वो हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते थे? क्या इन बातों को करने से गैस का सिलेंडर जो आसमान छू रहा है वो कम हो जाएगा? क्या महंगाई की मार खत्म हो जाएगी? क्या बेरोजगारों की फौज जो 40-45 सालों में सबसे पीक तक पहुंच गई है वो खत्म हो जाएगी? लोगों को रोजगार मिल जाएगा? हम लगातार कर्जदार होते जा रहे हैं। आजादी के बाद से जितना कर्जा नहीं लिया गया उससे ज्यादा कर्जा इन 10 सालों में ले लिया, वो कर्जा खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लाया, लेकिन तब भी 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन दिया जा रहा है, जो साफ बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि बुनियादी चीजों पे, बुनियादी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी बात नहीं कर रहे हैं। बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर आपने बुनियादी मुद्दों पर बात करी, उनकी बातें याद दिलाई, तो जाहिर है उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। आप हिंदू मुसलमान पे बात करते रहें, आप रामनवमी पे बात करते रहें, आप मंदिर मस्जिद पे बात करते रहें, आप हिंदू खतरे हैं में हैं ऐसे जुमलों पर बात करते रहें। ये बातें उनको सूट करती हैं। ये बातें इसलिए सूट करती हैं, फिर आप विकास के मुद्दे पर नहीं जाएंगे। आप एक घृणा की राजनीति में, घृणा के दलदल में फंस के रह जाएंगे। इसलिए ऐसी बातों को कहो, बार बार कहो, और बार कहो, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री जी करते हैं। लेकिन क्या इससे देश का भला होगा? क्या हर बार एक नई गारंटी, नया जुमला ये देश को थमा दिया जाएगा? क्या देश के लोगों का इससे विकास हो जाएगा? इसी विषय पर खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ बहुत खास पैनल के लोग मौजूद हैं। मैं एक एक करके आपका सबसे परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं राजेश ठाकर जी, गुजरात से जुड़ रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं।
बहुत अच्छा लिखते हैं, हमारे साथ पहले भी पैनल में रह चुके हैं। नागपुर से विवेक देशपांडे जी जुड़ रहे हैं, आरएसएस के गढ़ से हैं। नितिन गडकरी जी का चुनाव बड़ा रोचक है, विवेक जी बड़ी बारीक निगाह बनाए हुए हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश बादल जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट, टीवी हो, दूरदर्शन हो, रेडियो हो, प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, पूरे विकिपीडिया है। राजेश जी ने हर क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किया पत्रकारिता का, मेरा गौरव है, मेरे साथ हैं। संजीव चंदन जी बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं, बहुत खरा बहुत तीखा, बहुत अच्छा बोलते हैं। राकेश अचल जी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सबके बड़े अनुभवी हैं, बड़े भाई जैसे हैं और बहुत अच्छा शानदार पत्रकारिता का अनुभव है। मैं चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले छोटा सा वीडियो देखता हूं। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दल जनता को मनाने में जुटे हैं। भाजपा समेत अन्य दलों ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब ऐसे में भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जमकर आलोचना भी हो रही है। दरअसल पीएम मोदी ने पिछली बार की तरह भले ही इस बार घोषणा पत्र जारी कर दिया हो, लेकिन पुराने वादों को लेकर जनता उन्हें घेर रही है। इतना ही नहीं, भाजपा के इस घोषणा पत्र को लोग जुमला पत्र और भाजपा का नया जुमला बता रहे हैं। इन दिनों जिस हिसाब से भाजपा के घोषणा पत्र को लेकर आलोचना हो रही है, इससे एक बात तो साफ है कि भाजपा के इस घोषणा पत्र से उसे चुनाव में कोई फायदा नहीं होने वाला। अब भले ही इस घोषणा पत्र के जरिए भाजपा वोटरों को साधने में लगी हुई हो, लेकिन जनता इस बार भाजपा और पीएम मोदी के बहकावे में नहीं आने वाली, क्योंकि जनता ने पिछले 10 सालों में मोदी के जुमलों को खूब बारीकी से देखा और सुना। जनता जिस हिसाब से भाजपा के घोषणा पत्र को नकार रही है, इससे एक बात तो तय है कि इस बार के चुनाव में भाजपा की दाल नहीं गलने वाली। राजेश ठाकर जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। ये जो घोषणा पत्र में बड़े बड़े चुनावी जुमले गढ़े गए हैं, जो मंच से कहा जा रहा है, क्या आपको यकीन है कि जनता इन पे प्रभावित हो जाएगी, इनके झांसे में आएगी? देखिए, ये जो घोषणा पत्र और उसमें लगभग 1 घंटे और 48 मिनट तक प्रधानमंत्री बोलते रहे। हकीकत में उनको ये करना था कि 2014 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, कितनी घोषणाएं की थी, कितने वादे किए थे, उसमें कितना काम उसका पूरा हुआ। उसके बजाय जो पूरा घोषणा पत्र है वो बहुत बड़े वायदे करने से इस बार बचे हैं, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि लोग उनके पुराने वायदे हैं उनको याद करा रहे हैं। जैसे कि 2014 में सबसे पहले उनका सबसे बड़ा स्लोगन जो था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई पर बात करने से वो बचे हैं, क्योंकि 2014 से 2024 तक का हर चीज के आप दाम ले लो तो सारे जो दाम है वो 150 से 200% बढ़ चुके हैं, तो उसमें वो जवाब देने के काबिल नहीं थे। वो किसानों को देने वाले 6,000 रुपए की राशि की बात करते हैं, जो योजना आज भी चल रही है उसमें कुछ नया नहीं था। उन्होंने मुफ्त राशन की बात की, जो योजना चल रही थी उसमें भी कुछ नया नहीं था। आपने जैसे बताया, एक ही संकल्प पत्र ये कह रहा है कि हमने 25 करोड़ लोगों को जो है बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाए हैं, और वही घोषणा पत्र के अंदर नरेंद्र मोदी सिन्हा ठोक के ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। तो वो 25 करोड़ लोग कौन है जो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं? एमएसपी पर गारंटी की मांग, वो किसान पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में कर रहे थे, इसमें उस पर कोई ठोस बात नहीं कही गई। वो कहा गया कि समय अनुसार उसको बढ़ाया जाएगा, कितना बढ़ाया जाएगा, किसके किस स्टेट में क्या मिलेगा, उसमें कोई स्पष्टीकरण उसमें नहीं दिया गया है। जो न्यूनतम सैलरी की बात की गई है, तो वो बात तो मूल्यांकन हर सरकार करती है समय अनुसार, लेकिन मनरेगा में जो न्यूनतम दाम है उसमें कितनी इजाफा करने जा रहे हैं उसका उसमें स्पष्टीकरण नहीं है। उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कर दी जो 2014 में भी करी थी, और उन्होंने कहा था 4 दिशा से 4 बुलेट ट्रेन चलेगी। उसमें एक बुलेट ट्रेन का काम अभी जो है 32% के आसपास बाकी है। वो 5 साल में उसको हरी झंडी दिखा पाएंगे या नहीं दिखा पाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने और 3 जो बुलेट ट्रेन है उसकी बात उसमें करी है। उसके साथ साथ जो मेडिकल एजुकेशन है उसमें सीट बढ़ाने की बात करी। गुजरात के अंदर 30 साल की सरकार में आज तक एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एक भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो सीट है उसको सरकार बढ़ा नहीं पाई। देश के अंदर क्या हाल है ये आप सब लोग जानते हैं। जितनी भी सीटें बढ़ी है
वो सारी सीटें जो है या तो पेमेंट सीटें है, वो खानगी यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल कॉलेज है उनकी है। तो उसमें ये स्पष्टीकरण नहीं है कि आप जो सीट बढ़ाने जा रहे हैं उसमें सरकारी कितनी है और जो है प्राइवेट कितनी है। उसके साथ-साथ बेरोज़गारी पर पहले आँक दिया था उन्होंने कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। उस बार ये कहने में भी वो जो है वो घबराते दिख रहे हैं। उन्होंने ये बात नहीं कही कि कितने लोगों को रोज़गार दिया जाएगा। अगर रोज़गार दिया जाएगा, जो रिक्त स्थान है केंद्र सरकार के, उसको भरा जाएगा, नहीं भरा जाएगा? अगर भरा जाएगा तो कितनी अवधि में भरा जाएगा? उसमें कोई स्पष्ट बात उन्होंने नहीं की है। तो सारी जो चीज़ें हैं, वो इस प्रकार से उन्होंने कही है कि बहुत बड़ी जवाबदेही उन पर नहीं आए। और 2036 का सपना बताया जा रहा है कि 2036 में ओलंपिक बनेगा। अब 2036 में मोदी जी होंगे या हम होंगे उसका कोई गारंटी नहीं है। फिर भी मोदी जी वो गारंटी ले रहे हैं कि 2036 में यहाँ पर ओलंपिक होगा। अगर 2036 में ओलंपिक होगा, तो उससे वर्तमान की जो समस्याएँ हैं, वर्तमान की जो प्रजा के प्रश्न है, उसका हल कैसे होगा? ये भी एक सवाल है। दूसरे जो उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, वो चुनाव प्रचार के अंदर अगर उन्होंने जो काम किया था, तो 10 साल का काम जो था, वो एक-एक काम उनको लोगों के सामने रखना चाहिए। उसके बजाय बात क्या हो रही है कि कौन नवरात्रि में क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है, राम मंदिर दर्शन करने के लिए कौन गया था, कौन नहीं गया। आप अगर वोट देते हो, तो रामलला की नज़र में नज़र मिला के आप जा सको, इस प्रकार से अपना जो है वोट देना। तो जो सारी चीज़ें हैं, मैं हमेशा कहता हूँ भाजपा गुजरात में भी कभी मेरिट पे चुनाव नहीं लड़ी। वो हमेशा ये धार्मिक ध्रुवीकरण या जातिगत जो है समीकरण साध कर चुनाव जीतती है, या अपना जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग करके चुनाव जीतती है। जो आपका जो सवाल है कि क्या ये वायदे जो है उस पर प्रजा जो है वो विश्वास करेगी? तो एक बार अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन 2 बार बेवकूफ़ बनाने के बाद अगर तीसरी बार भी कोई आदमी जो है, वो उसी वायदों पर, जो पुराने वायदे थे, उस पर सवाल नहीं करके नई जो बातें की जा रही है, अब तो 1000 साल बाद की बात करने लगे मोदी जी। 36 और 47 तो छोड़ दो, 1000 साल बाद की बात कर रहे हैं। तो वो कभी वर्तमान में नहीं जीते, क्योंकि वर्तमान जो है, वो भयावह है। वो या तो 50 साल पहले की बात करेंगे या 50 साल बाद का ख्वाब आपको दिखाएँगे। तो ये उनका एक स्टाइल रहा है कि वो उसी चीज़ को छेड़ते हैं जिसमें बहुत सारे जवाब उनको देना नहीं पड़े। वो एक इंटरव्यू में इलेक्ट्रो बॉन्ड पर मुँह खोलते हैं और ये कहते हैं कि ये एक ऐसा बॉन्ड है जिससे नाम बाहर आए। हम सब लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है कि जो नाम बाहर आया है उसके लिए कितनी एक्सरसाइज़ करनी पड़ी, कितने डंडे सुप्रीम कोर्ट को चलाने पड़े, उसके बाद जो है वो नाम बाहर आए हैं। भ्रष्टाचार पर उन्होंने बात करी, लेकिन ये बात नहीं करी कि हमने संकल्प पत्र के अंदर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में सारे विपक्षी लोग या जो भ्रष्टाचारी हो सारों को जेल में बंद करेंगे। लेकिन उसी संकल्प पत्र के अंदर एक संकल्प ये भी करना था उनको कि जिस पर हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हो, जिस पर जो है सीबीआई, ईडी की कार्यवाही करी हो, ऐसे किसी भी विपक्ष के नेता को भारतीय जनता पार्टी में हम नहीं लेंगे। ये संकल्प उनको करना चाहिए था, जो नहीं किया है। तो भ्रष्टाचार के जो उनकी मुहिम है, उसकी भी कलाई खुल गई है। जो ब्लैक मनी की बात करी गई थी, जो स्विस बैंक का एक लिस्ट लेके अरुण जेटली साहब प्रेस में आते थे कि हमारे पास इतना बड़ा लिस्ट है, उसमें ये नाम होंगे, हम उसका खुलासा नहीं कर पाए। बाबा रामदेव जो खुद उनके ब्लैक मनी के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनको सुप्रीम कोर्ट में जो है गिड़गिड़ाना पड़ रहा है उनके कामों के लिए। तो ये सारी चीजें हैं और उनको पता है कि मेरिट के बेस पर या काम के बेस पर मैं वोट नहीं मांगूंगा। इसीलिए वो राम के शरण में जाते हैं या फिर सांप्रदायिक बातों जो है उसकी करते हैं। और अब ये जो है सरकार की गारंटी नहीं रही, ये जो है भारतीय जनता पार्टी की गारंटी नहीं रही, ये सिर्फ मोदी की गारंटी है। और मोदी की गारंटी अब गुजरात में नहीं चल रही। उनकी गारंटी पर जो 2 कैंडिडेट को यहाँ भेजा गया था, जिस पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की मोहर लगी हुई थी, वो मैंडेट को बदल दिया गया 10 दिन में। तो 10 दिन तक भाजपा के जो प्रत्याशी है, वो भी गारंटी नहीं ले पा रहे। अभी जो रूपाला साहब है, उसकी कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो ये सारी जो चीजें कही जा रही है, वो इसीलिए कही जा रही है कि जो उन्होंने वादे वचन किए थे, उस पर उनका परफॉर्मेंस क्या है।
और परफॉर्मेंस के बेस पर अगर वो वोट मांगने के लिए जाएंगे तो ये सारी जो चीजें हैं वो सारी चीजें, मुद्रा लोन की बात करिए, मुद्रा लोन के अंदर स्थिति ये है कि स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया सब चीज तो करी है, लेकिन बेरोजगार लोग मुद्रा लोन के लिए भी जो है वो रिश्वत देनी पड़ती है, रिश्वत देकर जो पैसे लेते हैं फिर धंधा नहीं चलता, तो नौकरी तो है नहीं, और जो है उसके ऊपर उनका जो है वो लोन है उसकी उगाही बैंक करनी शुरू कर देती है। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी की बात करी थी। 100 स्मार्ट सिटी का बजट जो है पहले 2 साल उन्होंने जो है वो उसमें बजट दिया था, उसके बाद कितने 100 स्मार्ट सिटी बने हैं। जो दत्तक योजना थी ग्राम ग्राम की, उसकी स्थिति क्या है, उस पर वो बात नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर वो बात नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए जो आप कह रहे हैं कि जो जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे मुद्दों को लेकर जो भावनाओं को लोगों की उसमें उबाल ला के वोट लेने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है, वही चीजें वो कर रहे हैं। तो वो कभी भी मेरिट पर वोट नहीं मांगेंगे, कभी वो काम पर वोट नहीं मांगेंगे। जो उनकी विदेश नीति है उसकी स्थिति हमको पता है, उनकी जो आर्थिक नीति है उसकी स्थिति क्या है वो पता है। वो खुद नाना मंत्री के जो पतिदेव है वो हर रोज जो है कि इंटरव्यू में सारी बातें बता रहे हैं। तो उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है नहीं, और इसीलिए वो प्रचार के अंदर अभी तो हिंदी बिल आना शुरू होगा, तो ये सारी जो चीजें हैं वो और जोर से कहना शुरू कर देंगे। देखो ठीक बात है कि जब आदमी के पास कुछ बहुत बेहतर कहने का नहीं होता तो वो ऐसी चीजें शुरू कर देता है। विवेक देशपांडे जी, आज के विषय पे आपकी क्या टिप्पणी है? जी संजय जी, बहुत सारी बातें विस्तार के साथ ठगार साहब ने कह दी है। मैं थोड़ा अलग विषय पर बात करूंगा, मतलब इस विषय से संबंधित ही है, लेकिन पूरी जो बीजेपी की राजनीति है वो किस तरह से मोदी जी ने गलत दिशा में वो ले गए हैं और इससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा, ये समझने की भी जरूरत है। वो देश का नुकसान तो कर ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी ये नहीं समझ रही है कि मोदी जी बीजेपी का भी नुकसान कर रही है, और ये संघ भी नहीं समझ रहा है। एक व्यक्ति के साथ में पूरे देश का और पूरे पार्टी का जो भविष्य है जोड़ देना, भाई ये व्यक्ति बचेगा तो देश बचेगा, ये व्यक्ति बचेगा तो पार्टी बचेगी, ये व्यक्ति अगर सीन से हट जाए तो पार्टी पूरी खत्म है, देश पूरा खत्म है। इस तरह से ये जो एक नैरेटिव बना रहे हैं, इन्होंने बनाया है पिछले 10 सालों में, इससे देश का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन भाजपा का खुद का भी नुकसान बहुत हो रहा है। मतलब भाजपा में आज कोई दूसरा कोई कद्दावर नेता नहीं है जो अगर मोदी जी किसी कारण से सत्ता में नहीं रह पाते हैं तो वो चेहरा सामने उभर कर आए और वो पूरे पार्टी को संभाले। इस तरह का कोई चित्र नहीं बना है। ऐसा है कि देश से ज्यादा मोदी जी अपने आप को केंद्र में रखना चाहते हैं। उनका जो पर्सनल एम्बिशन है, उनका जो व्यक्तिगत एम्बिशन है वो सबसे ऊपर है। उनको एक जागतिक लेवल का कोई वर्ल्ड स्टेट्समैन बनना है, उनको देश का, उनकी कंपटीशन नेहरू के साथ है, उनकी कंपटीशन इंदिरा गांधी के साथ है, उनकी कंपटीशन सारे जो देश के बड़े बड़े कद्दावर नेता हमने देश के भूतकाल में जितने भी नेता हमने देखे हैं उनके साथ में उनका कंपटीशन है। उनको देश के इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना है, वो है उनका असली मिशन। उनका असली मिशन देश नहीं है, देश की प्रगति नहीं है, उनका असली मिशन है अपने आप को इतिहास में अपना नाम इस तरह से दर्ज कराना कि आने वाली भविष्य की पीढ़ियां ये समझे कि मोदी नाम के कोई एक बहुत ही कद्दावर नेता थे जो इस देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। इस तरह की अपनी इमेज, और दुनिया में भी अपना नाम हो जाए, ये एक पर्सनल एम्बिशन लेके मोदी जी चले हैं। और उस मिशन के लिए जो करना जरूरी है, जिस तरह के जुमले जोड़ना जरूरी है, वही जुमले वो जोड़ते हैं। उनको देश के आर्थिक नीति के साथ, सामाजिक नीति के साथ उनका कोई सरोकार नहीं है। तो इसीलिए देखिए, आप कांग्रेस का आपने जो मैनिफेस्टो है वो देखा है और बीजेपी का भी देखा है। आप कांग्रेस की मैनिफेस्टो की कई चीजें इमीडिएटली आप रिकॉल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ तो भी कॉन्क्रीट है। आप आम नागरिक से पूछिए भाजपा के मैनिफेस्टो में क्या है। 2 दिन पहले ही वो अनाउंस हुआ है, लेकिन आज मुझे भी याद नहीं आ रहा है। बहुत सारी बातें तो ठक्कर साहब ने कही, लेकिन मुझे खुद याद नहीं आ रहा है कि भाजपा के मैनिफेस्टो में उन्होंने आखिर दिया क्या है, जनता को दिया क्या है, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो महिलाओं के लिए क्या दिया है, एमएसपी के फ्रंट पे क्या दिया है,
हेल्थ के लिए क्या दिया है, ये सारी जो बातें हैं इनका कोई जिक्र उसमें नहीं है। सिर्फ धर्म को केंद्र में रख के और लोगों के भावनाओं के साथ खेल के उसी पर फोकस करके पूरा इलेक्शन लड़ना है और जीतना है, यही फोकस है। दो तीन चीजें ऐसी है जो भाजपा को पता नहीं चल रहा है कि उनके खिलाफ जा रही है। एक तो ये जो वॉशिंग मशीन वाला नैरेटिव चला है, भ्रष्टाचार के बारे में जो भी बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा है, बीजेपी समझ नहीं रही है कि ये जो भ्रष्टाचार वाली बात को कर रहे हैं वो उनके खिलाफ ही जाने वाली है। क्योंकि ये जो एक नैरेटिव पूरे देश में चल पड़ा है कि भाजपा तो एक वॉशिंग मशीन है, वहां पर सारे भ्रष्ट लोगों को लिया जाता है और फिर उनको धुलाकर उनको वापस पार्टी में एक प्रतिष्ठित स्थान उनको दिया जाता है। किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है। ये नैरेटिव बीजेपी को लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। महाराष्ट्र में वो नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। ये जनता पसंद नहीं कर रही है। दूसरा है संविधान वाला मामला। वो नहीं समझ पा रहा है कि संविधान बदलने वाली जो बात है, जो इनके कई नेता कर रहे हैं, उसके चलते उनको बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इलेक्शन के जब इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन की तैयारियां चल रही, उस समय अगर आपके एमपी आपके कोई मिनिस्टर्स इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है, ये आप समझ नहीं रहे। और मोदी जी को खुद को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि हम संविधान नहीं बदलेंगे, हमारे खिलाफ इस तरह का जो कैंपेन चल रहा है वो गलत है। लेकिन कैंपेन कोई नहीं चला रहा है, उनके लोग ही खुद कह रहे हैं, बीजेपी के नेता ही खुद कर। अरुण गोविल ने कहा है, वो जो संतोष हेगड़े है वो उन्होंने, अनंत हेगड़े जो है उन्होंने कहा है, ईश्वरप्पा का नाम के एक मंत्री थे उन्होंने कहा था, और आपने कई सारे नाम गिनाए, वो सारे अभी भी कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे। तो मोदी जी किसको बता रहे हैं कि हम संविधान नहीं बदल रहे? और हमारे खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है वो गलत कैंपेन है, कोई कैंपेन नहीं चल रहा है। आप खुद ही बता रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे, इसलिए लोग चर्चा कर रहे हैं। तो संविधान बदलने की बात है और भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेने की जो बात है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत नुकसानदेह, बीजेपी के खिलाफ साबित होने वाली है। ये सत्य अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है। और वो जिस तरह के वो सनातन धर्म वगैरह इस तरह की जो बातें चल रही है, ये सारी बातें जो है वो लोगों को एक हद तक पसंद आती है। आपने देखा होगा लोकनीति वाला सर्वे है, उसमें राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको सिर्फ 8% लोग तवज्जो दे रहे हैं, इस तरह की बात है। और धर्म के राजनीति को भी सिर्फ 2% लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये इसका एक शेल्फ वैल्यू होता है, शेल्फ लाइफ होता है, वो शेल्फ लाइफ खत्म हो चुका है, उसको उसका सैचुरेशन लेवल हो गया, उसके आगे क्या है, इस तरह के सवाल अब जनता पूछेगी। उन सवालों का आपको जवाब देना है, उनका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। इससे बीजेपी को ही नुकसान हो रहा है, आप जाने दीजिए। मतलब आप देश को नुकसान हो रहा है उससे तो आपको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन बीजेपी को नुकसान हो रहा है, ये बीजेपी के बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे, संघ के बाकी लोग क्यों नहीं समझ रहे? एक व्यक्ति के साथ में पूरे पार्टी का और पूरे देश का भविष्य जोड़ देना, ये एक बहुत ही डेंजरस राजनीति है, एक बहुत ही सेल्फ डिफीटिंग राजनीति है। ये बीजेपी के बाकी लोग नहीं समझ रहे, शायद समझ भी रहे तो उनकी चल नहीं रही है, वो कुछ कर नहीं पा रहे और संघ भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये जो डर है, ये जो नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है, इस इलेक्शन में ही होगा और इस इलेक्शन में ही उसके नतीजे दिखेंगे, ऐसा मुझे लगता है संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। राजेश जी, आपने देश में तमाम चुनाव देखे हैं, आप लोकसभा में देखा, राज्यसभा में देखा, आज तक पे रह के देखा, लेकिन ये ऐसा झुंझुना जो जनता को मूर्ख बना के पकड़ाया जा रहा है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कभी पहले हुआ होगा। क्या लगता है जनता इसमें यकीन करेगी बादल सर? धन्यवाद संजय। देखिए, पहले एक 60 के दशक में एक हिंदी फिल्मों के नायक होते थे राज कपूर साहब, और राज कपूर साहब अपनी फिल्मों में का ताना बाना कुछ ऐसा बुनते थे कि उनको सपनों का सौदागर कहा जाने लगा था। तो सपनों का सौदागर यानी जो सपने तो दिखाता है, सपनों की सौदेबाजी करता है, सपनों पर सारा खेलता है, लेकिन वो सपने कभी साकार नहीं कर पाता। तो फिल्म के पर्दे पे भले ही राज कपूर साहब इस मामले में कामयाब रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस समय राजनीति कर रहे हैं, वो एक सपनों के सौदागर जैसी है। कल अगर आप लोगों ने साक्षात्कार देखा हो तो उस साक्षात्कार में 2047 की बात हो रही थी कि मैं हमेशा
जब मैं गुजरात में था तब भी 100 दिन आगे का काम सोच के रखता था, या आगे की सब सारी फ्यूचर प्लानिंग थी। लेकिन मैं आपको बता दूं संजय जी कि कोई भी लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, वो इस आधार पर मतदाता ये तय करता है कि वो 5 वर्षों में दरअसल उस सरकार का कामकाज क्या रहा, उसका खजाना उपलब्धियों के नजरिए से खाली है, रीता है या भरा हुआ है, उसकी मार्कशीट में, उसकी अंक सूची में कितने नंबर लिखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो ये बात ये है कि जब आपकी उपलब्धियां नहीं हो, आप देश की समस्याओं पर बात नहीं कर सकते हो, आपने गंभीरता के साथ ये उन समस्याओं के निदान पर काम नहीं किया हो, तब आप लोगों को फिर नए सिरे से कुछ सपने दिखाने, रचने, गढ़ने का काम करते हैं। अगर मैं कहूं, चलिए अभी तो घोषणा पत्र पर काफी बात हो गई, हमारे साथियों ने बात की, लेकिन कल का साक्षात्कार अगर आपने देखा है, तो देखिए उसमें पूरे इतना लंबे समय तक साक्षात्कार चला, क्या उसमें हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का है। और क्या इस बेरोजगारी पर एक शब्द नजर आया, आपको सुनाई दिया? बेरोजगारी, भाई साहब, संसार में भारत इस समय 35-40 करोड़ नौजवानों के संख्या पर संसार का सबसे बड़ा नौजवान देश है। और नौजवान की जो तकलीफ है, जो पीड़ा है, वो ये है कि उसको उसकी योग्यता के हिसाब से, उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से वो काम नहीं मिल रहा है जिसके लिए वो डिजर्व करता है, जो वो करना चाहता है। तो आप नौजवानों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। किसानों का बड़ा वर्ग, हम बचपन से कृषि प्रधान देश सुनते आए हैं, किसानों की लगातार आत्महत्याएं, बैंकों के द्वारा उनको परेशान किया जाना। अब मैं आपको बताऊं, हाल में एक ताजा उदाहरण है कि अभी बीच में काफी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई और किसानों की गेहूं की फसल करोड़ों रुपए की बर्बाद हो गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि 10-10, 15-15, 20-20 एकड़ के लिए उनको जो मुआवजा मिल रहा है वो 1 लाख रुपए या कुछ हजार रुपए मिल रहा है। तो किसान वर्ग नाराज है। महिलाओं के प्रति हर साल दर साल आप अत्याचार का आंकड़ा देख लीजिए, वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, कोई भी राज्य हो आप देख लीजिए, महिला अत्याचारों में आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। और महंगाई नियंत्रित करने का तो इस समय 2 साल से आपको सबसे सुनहरा अवसर था कि आप चाहते तो 50 रुपए, 40 रुपए लीटर डीजल या पेट्रोल बेच सकते थे। रूस से लगातार आपको 2 साल से डिस्काउंटेड रियायती दरों पर तेल मिल रहा है, कच्चा ईंधन मिल रहा है और आपने स्टॉक की क्षमता बढ़ा रखी है, तो भी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरा बड़ा मसला महंगाई का है। पहला मसला बेरोजगारी का हो गया। तीसरा मसला ये है कि आपने लोकतंत्र के लिए जो सबसे जिम्मेदार संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं की को मटियामेट कर दिया है। संसद का जो स्वरूप हुआ है 10 वर्षों में, हम देखते हैं कि क्या हाल हुआ है, संसदीय संस्थाओं का क्या हाल हुआ है। ये जो है हम हमारे सामने है। करप्शन का इशू है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ नहीं बोले, या जो बोले क्या वो मानी प्रासंगिक है? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सुप्रीम कोर्ट अगर दखल नहीं देता तो मानी क्या ये इतना बड़ा जो मामला है वो उजागर होता? नहीं होता। तो ये ऐसे कुछ मामले हैं कि जिनमें मुझे लगता है कि ये बहुत उनकी खामोशी, चुप्पी उन सपनों के पीछे दबी जरूर है, मगर वो राख के ढेर में छिपी हुई बारूद है और जिसको हमारे देश का औसत मतदाता समझता है। दूसरी बात जो संविधान की उन्होंने कही, मैं आपको बताऊं कि संविधान उनका बड़ा बोला सा कथन है कि बाबा साहब आ जाएं तो भी संविधान नहीं बदल सकते। कितनी अजीब सी बात है। बाबा साहब जो संविधान दे गए हैं, अगर वही इन लोगों ने पढ़ लिया होता तो उन्हें पता चलता कि बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारा संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान यूं ही नहीं मान लिया गया है। ये मैं भारतीय होने के नाते नहीं कह रहा हूं, संसार के तमाम देशों ने स्वीकार किया है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तमाम सारे संसार का श्रेष्ठतम संविधान है।
मैं ज्यादा लंबा संवैधानिक व्याख्या, क्योंकि ये थोड़ा सा तकनीकी मामला हो जाता है, लेकिन मैं ये बताऊं कि हमारे जो पूर्वज थे, जब बात सनातनी की हो रही है, हमारे संविधान के जो ओरिजिनल रूप है, जो शायद मेरे पीछे आपको नजर आ रहा हो, इसमें राम है, इसमें कृष्ण है, इसमें बुद्ध हैं, इसमें भगवान महावीर हैं, इसमें बाबा गुरु नानक हैं, इसमें अकबर हैं, इसमें गांधी हैं, इसमें नेहरू हैं, इसमें इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, हर धर्म के प्रतीक हैं, गीता है, रामचरितमानस है, रामायण, राम है, सब हर धर्म के प्रतीक उसमें हैं। तो ऐसे हमारे पूर्वजों ने संविधान जो दिया है, और सबसे बड़ी बात कि ये संविधान लोकतंत्र की गारंटी देता है। तो और उस संविधान में है प्रावधान कि अगर आप बदलना चाहें कालखंड के हिसाब से, तो हुए भी हैं, हमने देखा है बीते 75 वर्षों में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे नहीं, अगर आप उस पर अमल ही नहीं करना चाहेंगे, ये मान के चलेंगे कि जो जिन लोगों ने बनाया है वो तो एक खास मानसिकता के शिकार थे, तो ये बात मुझे लगता है ठीक नहीं होगी। और ये न केवल भारतीय संविधान का, बल्कि दुनिया भर के तमाम साक्षर लोकतंत्र पसंद, जमहूरियत पसंद लोगों का अपमान होगा। आप देखिए, पाकिस्तान का संविधान 25 साल के बाद बना, और आज पाकिस्तान की स्थिति है क्या? तो ये जो संविधान की स्थिति है, जो नजरिया है, मुझे लगता है कि ये बदलने की जरूरत है। संविधान के बारे में इतनी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं जो ठीक नहीं है। हमारा संविधान, अब एक और उदाहरण देके अपनी बात मैं समाप्त करूंगा कि देखिए, अमेरिका में जब अमेरिका बना तो 130 साल के बाद, 100 आफ्टर 130 इयर्स, महिलाओं को मतदान का हक मिला था। हमारे यहाँ जिस दिन संविधान लागू हुआ, 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद, मेहनत के बाद, उस दिन से महिलाओं को मतदान का हक है। अमेरिका में 80 साल के बाद अश्वेतों को मतदान का हक मिला, हमारे यहाँ पहले दिन से है। तो सवाल यह है कि आपके नजरिए की बात है, आप किसी को अच्छा देखना चाहते हैं, अगर हम उसकी केवल खामियां देखेंगे तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि हम इस संविधान के आधार पर, इस बुनियाद पर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि दुनिया भर के लोकतंत्र के लिए हम एक मिसाल हैं। आज अब आप इसे जो है, अगर किसी खास मानसिकता के साथ इसको गढ़ने, पुनर्रचना करने की कोशिश करेंगे, तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं होगी। और ये बात इस चुनाव में, माफ कीजिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं। और ये एक, जैसे मैंने कहा कि राख के ढेर में छिपी हुई बारूद का मामला है। और देखिए, ये बात, अगर अब चुनाव आयोग देखिए एक विभाग की तरह काम कर रहा है, उनका मंत्रालय है, उनका विभाग है, अब ये स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव आयोग नहीं रहा। तो अब जितनी मेहरबानी कितनी करेगा, लेकिन सारे देश में एक साथ चुनाव आयोग मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी पर तो मेहरबानी नहीं कर पाएंगे। जी संजय जी। भले ठीक कह रहे हैं, भले चुनाव आयोग उतनी मेहरबानी न कर पाया हो, लेकिन शुरुआत कर दी है मेहरबानी की। रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री जी कितना ही कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, बीजेपी के नेता कहते रहे, किसी भी रोक नहीं लगेगी। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से रोक दिया गया है। संजीव चंदन जी, कि आज के पूरे परिप्रेक्ष्य पे आपकी टिप्पणी। सर, ये विवेक जी कह रहे थे कि जे कुछ लोग जो बीजेपी के, जैसे अनंत हेगड़े, अरुण गोविल, वही नहीं, खुद प्रधानमंत्री बार बार संकेत दे रहे हैं संविधान बदलने का पहले। और उसका एक ज्वलंत उदाहरण राजस्थान के माउंट आबू का उनका भाषण है 2021 का। संयोग से इधर इन दिनों मेरे नजर से गुजरा, उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई। और वो उसमें कह रहे हैं कि हमने 75 सालों में अधिकारों के लिए बेहद संघर्ष किया है, हमें कर्तव्य करना चाहिए। और आप जानते हैं कि कर्तव्य जो है, बहुत डिसीजन के बाद संविधान सभा ने अपने यहाँ तय किया था कि इसे संविधान में नहीं रखेंगे। बाद में 1975 में कर्तव्य को शामिल किया गया था, कर्तव्य पथ बनाया इन्होंने। तो खुद प्रधानमंत्री की इच्छा रही है और लोगों तक ये मैसेज गया है। अब वो सफाई देते चल रहे हैं। इसका ये संकेत है कि उन्हें ये लग रहा है कि इस बार ये जो है उन्हें बाउंस बैक करने वाला है, जो आरएसएस का अपना एजेंडा है। वो कह रहे हैं कि संविधान सभा में 90% हमारे सनातनी थे। आज गया में उन्होंने भाषण दिया है।
और सनातनी, हम आपको पता है कि इसका विरोध कर रहे थे। उनका कहना था, इवन ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य छाप रहा था कि जब हमारे यहाँ मनुस्मृति है तो हमें संविधान की क्या जरूरत है। तो यदि आज प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं तो ये झूठ सबको समझ में आता है। जब वो अधिकारों के संघर्ष की बात करते हैं तो उसमें आर्टिकल 15 भी आता है, राइट टू फ्रीडम, ये मतलब बोलने का अधिकार, और दूसरी चीजें तो छोड़ दिया जाए। आर्टिकल 15 के तहत आरक्षण है। तो राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक हर जगह ये बात लोगों तक पहुंची हुई है कि हमारा आरक्षण छीन लिया जाएगा। अब ये इसकी सफाई दे रहे हैं, तो इस सफाई पे कोई यकीन करने वाला नहीं है। एक चीज और, एक खबर के तौर पे आज मैं देना चाहूंगा, उसके पहले राजेश दा की बातचीत में ऐड ऑन करूंगा कि 1950 में जब संविधान लागू होता है तो हम लोगों को एब्सोल्यूट फ्रेंचाइज मिलता है, जिसमें तमाम लोगों को पहले एक थोड़ा सा सीमित लिमिटेड ये था, मताधिकार था, जिसमें संपत्ति और ग्रेजुएट होने का प्रसंग था। महिलाओं को जो है पहला भारत में मताधिकार 1918 में त्रावणकोर में मिला। और वो दादा हुआ ये कि दुनिया भर में तो महिलाओं ने इसके लिए बहुत संघर्ष किया, आप सही कह रहे हैं, जेल गई, लेकिन भारत में इसकी जरूरत नहीं पड़ी। 2-3 रिप्रेजेंटेशन देने पड़े, और उसमें जिन नेहरू जी को ये गाली देते हैं उनकी बहन भी शामिल थी रिप्रेजेंटेशन। तो इनके साथ तो बड़ी दिक्कतें हैं। और बाद में धीरे धीरे सबसे अंतिम राज्य था बिहार। 3-3 बार बिहार में वो डिबेट आता है और टर्न डाउन हो जाता है कि महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। अंततः 23 में वो उनको भी मिल गया था, लेकिन सीमित मताधिकार सबको था उस समय। और यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो जाकर के 1950 में मिलता है। जनता इसका स्वाद चख चुकी है, 1952 से ही चख चुकी है। 1952 में जब चुनाव होता है तो दुनिया भर में उस चुनाव की प्रशंसा होती है। मोदी जी को तो लगता है, और मोदी जी के भक्तों को लगता है कि 2014 में ही सब कुछ हुआ है। जितनी भी बातें वो कर रहे हैं, चाहे वो उनके घोषणा पत्र में हो, चाहे वो इंटरव्यू में हो। राजेश ठाकर साहब ने कहा भी कि आप 80 करोड़ लोगों को फिर से 5 साल देंगे और कहेंगे कि हमने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया। गया में उन्होंने एक और बात की, डाइवर्सिटी की बात की। संविधान पे बात करते हैं, डाइवर्सिटी पे बात करते हैं, और एक देश एक चुनाव की कोई बात कर घोषणा पत्र में ले आते हैं। ये सब खेल को जनता समझती है। जो मैं सूचना दे रहा था वो ये कि कुछ दिन पहले से ही हम लोग कह रहे थे कि अब नीतीश कुमार उनके मंच पर नहीं जाएंगे, ये तय हो चुका है। औरंगाबाद और नवादा में ही भले ही नीतीश जी ने उनको पैर छुआ जैसा कहा जाता है, तो थोड़ा ये हुआ, और उसको अलग अलग इंटरप्रिटेशन रहे, जिसमें एक छूना भी उसमें बात की जा रही है। लेकिन चूंकि वो कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, वो मुसलमानों का थोड़ा सा वोट अपनी ओर लेना चाहते हैं, और यही उनकी यूएसपी भी रही है, यही उनकी ताकत भी रही है। 2005 में नीतीश लालू जी को जब उन्होंने हटाया था तो पसमानदा वोट उन्होंने लिए थे, तो वो उसको करना चाहते हैं, मंच पे वो बोलते हैं। तो ये बात नागवार गुजरती है मोदी जी को। ये खतरनाक है इस देश के लिए कि अल्पसंख्यकों की बात करना भी पीएम को खतरनाक लगता है, खराब लगता है। इसीलिए आज गया में जीतन राम मांझी जी की सभा में नीतीश कुमार नहीं गए। लेकिन ये छोटी खबर है कि जीतन राम मांझी जी की सभा में नहीं गए। इससे बड़ी खबर है कि पूर्णिया में नहीं गए, जहां जदयू का ही अपना उम्मीदवार था। यानी जदयू के उम्मीदवार के प्रचार के लिए पीएम मोदी जा रहे हैं, भाजपा के तमाम लोग मंच पे हैं और उसका स्वागत और तमाम चीजें हो रही हैं, नीतीश कुमार नहीं है। तो ये संकेत देता है कि एक तो आपस में इनका जो रिफ्ट है वो तो दिख ही रहा है। फिर से लगता है कि नीतीश जी अब अनकंफर्टेबल होते जाएंगे और तनाव जोन में चले जाएंगे। लेकिन ये संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कामों पर नहीं, अपने पोलराइजेशन किया जो उनका अपना स्किल है उस पर बहुत यकीन है, और वो उसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं। उनके भाषणों में वो जो राम मंदिर पर सेंटर्ड आते हैं, ये तो बुरा है। वो जो सोमनाथ मंदिर की चर्चा कर रहे हैं, देखिए संविधान बदलने के लिए आपको संविधान एक लोकसभा बुला करके आप संविधान बदलेंगे ऐसा तो है नहीं। 10 साल में आरक्षण की स्थिति को लोगों ने देखा है। संसद भवन में लगाए गए सिंगल को लोग देख रहे हैं। लोग देख रहे हैं कि आप जो है बिना कुछ चीजों को बदले हुए लगातार आप संविधान को बदल रहे हैं, जिसको बाबा साहब कहते भी थे कि आप कंटिन्यूटी में कोई ऐसा एग्जीक्यूटिव और कोई ऐसी विचारधारा शासन पर आ जाए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ काम करे तो संविधान बदल जाएगा। तो ये बदलने का काम लगातार ये लोग समझ रहे हैं।
ये 10 सालों में जितने भी इनके एक्शन रहे हैं वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन रहा है। राम मंदिर में ये होता बनना यानी यजमान बनना, ये तो भयानक है, क्योंकि इसी पर डिबेट हुआ था। इसको इन्होंने इंटरव्यू में बात की है, स्मिता, वो जो एएनआई वाले इंटरव्यू में है, सोमनाथ का के उसमें यजमान बनने से नेहरू ने पत्र लिख करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मना किया था। तो आप एक तरफ बात संविधान की दुहाई की भी कर रहे हैं जगह जगह जाकर के, ये जनता के बीच में नहीं जाएगा। इसीलिए गडकरी साहब फंसे हुए हैं। अभी विवेक जी चले गए, आ रहे होंगे। गडकरी साहब का चुनाव फंसा हुआ है। गडकरी साहब कहते थे कि हम डोर टू डोर नहीं जाएंगे, लेकिन उनको अब जाना पड़ रहा है। चुनाव निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे अलग बात है। एक बार संसद भवन में हमारी उनसे मुलाकात हुई तो हमने कहा आप तो शिव के त्रिशूल पे बैठे हुए हैं, यानी बनारस की तरह है। वहां तमाम लोगों का जो ये है और आपका जो काम करने का तरीका रहा है वो अलग रहा है। उसी काम पर उनको यकीन था कि हमने विकास क्या किया है। हमने एक ये जो है उनके मंत्रालय को ये लोग ज्यादा टच नहीं करते थे, इसलिए भी मैंने कहा शिव के त्रिशूल पर है आप। तो उनके मंत्रालय ने परफॉर्म किया, ये उनका यकीन था। लेकिन बात फंस गई है, क्योंकि नागपुर एक जगह है, खासकर विदर्भ में, जो अम्बेडकराइट्स हैं, दलित हैं, उनकी संख्या सर देश भर में सबसे ज्यादा है। आज महाराष्ट्र से विदर्भ अलग हो जाए तो पंजाब में दलितों की संख्या कम जाएगी स्टेट वाइज, और ये विदर्भ सबसे बड़ा राज्य होगा। वहां नीचे में लोगों को, वंचितों के बीच में प्रोग्रेसिव जमा, वहां तो सिर्फ दलित का प्रसंग नहीं है, ये फुले अम्बेडकरवादी समूह है, वहां एक प्रेशर ग्रुप है। तो इस बात को गडकरी जी समझ गए और वहां फंस रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो साहब हैं, सच में वो कोशिश तो कर रहे हैं कि हम चुनावी झुंझुना थमा दें, लेकिन उनको मुश्किल हो रही है संजय जी। भयानक उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, भयानक अविश्वास है वो जो बोलते हैं, और वो जनता समझती है। इस कारण से मुझे लगता है कि मैं अक्सर कहता हूं कि एक 303 से नीचे जाएंगे, 370 वगैरह की बात बहुत दूर है, और जो सर्वे उर्वे आ रहे हैं मिला जुला के लिप पोत के 370 कर देते हैं, ये 303 से नीचे जाएंगे। अब कितना जाते हैं, 272 से नीचे जाएंगे कितना, या 71, 70, 75 कहां, लेकिन जाएंगे नीचे जरूर संजय जी। हालात हैं, जो हालात हैं वो बिल्कुल यही इशारा कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज बहुत बड़ी पंचायत हुई है, सब ठाकुरों ने नमक, लोटे में नमक डाला है, वहां सौगंध खाई है। हजारों की संख्या में ठाकुर थे कि हम रघुपति रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन नहीं जाई, हम राम के वंशज हैं, हम कसम खाते हैं हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5-6 जिले, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर, इन सब लोकसभा सीट में सीन बदल गया है। उम्मीद नहीं थी बीजेपी को। उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा गढ़ बनाए जाते हैं, योगी आदित्यनाथ को भेजा गया समझाने के लिए। योगी आदित्यनाथ की सभा में संजीव बालियान मुर्दाबाद के नारे लग गए, भाजपा प्रत्याशी के मुर्दाबाद के नारे लगे, और ये कहा कि योगी जी को भी ये लोग चुनाव जीतते ही कांटे की तरह निकाल के फेंक देंगे, ये संसद क्षत्रिय विहीन करना चाहते हैं। तो कुछ हो रहा है चुनाव में, बिल्कुल बिल्कुल कुछ हो सकता है। राकेश अचल जी, आपने तमाम चुनाव देखे हैं, इस बार का चुनाव, इसका चुनावी झुंझुना प्रधानमंत्री जी पकड़ा रहे हैं, क्या लग रहा है जनता पकड़ेगी? धन्यवाद संजय जी। देखिए, अभी चुनाव घोषणा पत्र पर और संविधान पर और लगभग सभी विषयों पर हमारे साथी बात कर चुके हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत छूट गया, मैं उस पर आपका ध्यान और अपने दर्शकों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। कि सबसे पहली बात तो यह है कि इस हिंदुस्तान में जो घोषणा पत्र चुनाव के आते रहे 1952 से लेके और 2024 तक, तो इनसे कभी जो स्वर्ग है धरती पे उतर के आया नहीं, चाहे वो कांग्रेस के घोषणा पत्र रहते हों, चाहे आज भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र हो। दूसरी बात यह है कि ये घोषणा पत्र इस देश की जनता के लिए नहीं है, ये घोषणा पत्र उन अंध भक्तों के लिए है जो 10 साल पहले और 5 साल पहले अपनी रची खुची जो भी उनकी मेधा बुद्धि थी वो उसको गंवा चुके हैं, आंखें गंवा चुके हैं। इसलिए इस घोषणा पत्र पर चर्चा करने से कोई बहुत लाभ होना नहीं है, लेकिन चूंकि घोषणा पत्र आया है तो बात होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ घोषणा पत्र के बीच में खड़े होकर आपसे बात करता हूँ। पहली बात तो यह है कि देखिए, हिंदुस्तान के चुनाव घोषणा पत्र जितने भी हैं, हालांकि अपने यहाँ कोई बहुत सुसंगठित ढंग से इन पर काम नहीं हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है उससे ये तथ्य सामने आता है कि एक जमाने में, कांग्रेस के जमाने की बात करना पड़ेगी क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, कि चुनाव घोषणा पत्र में किसान और ग्रामीण विकास, इस पर फोकस का जो प्रतिशत था वो 42% तक पहुंचा था।
और आज इस विषय पर भारत कृषि प्रधान देश है, हम घटते 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 हम आ गए 6% पर। तो यानी हमारा जो कृषि प्रधान भारत था वो तो गायब हो गया। अब ये राम प्रधान भारत है, मंदिर प्रधान भारत है, ये एक देश एक चुनाव एक निशान वाला भारत बनाने की कोशिश वाला घोषणा पत्र है। तो इस घोषणा पत्र पर देश की जनता यकीन करेगी, इसमें तो सबको ही संदेह है, मुझे भी संदेह है, अभी सभी मित्रों को संदेह था, लेकिन देश की जनता के दिमाग में क्या है, क्या चल रहा है, ये अभी सतह पर नहीं आ रहा है। यहाँ तानाशाही चरम पर है। सब कह रहे हैं 1977 के मुकाबले, 1975 से 77 के मुकाबले जो आपातकाल का दौर था, उससे भी ज्यादा चरम पर इस देश में अधिनायकवाद आ गया है। न कहीं संविधान ठहर रहा है, न कहीं न्यायपालिकाएं ठहर रही है, न कहीं कार्यपालिका ठहर रही है। तो ऐसे में अंडर करंट कहाँ है ये पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। और कल के जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो साक्षात्कार किसी एक चैनल ने दिया और उसे हिंदुस्तान के लगभग लगभग सभी चैनलों ने प्रसाद की तरह बांटा देश की जनता को, तो उससे लोगों को समझ में आ गया है कि अब पाँव के नीचे की जमीन खिसक रही है भारतीय जनता पार्टी की। ये बात अलग है कि विपक्ष में उतना दम नहीं है जो 1975 के बाद के 19 महीने के बाद बीजेपी आंदोलन के बाद पूरे देश ने देखा था और सीधा नारा दिया था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो अभी ऐसा नारा नहीं दिया गया है, ऐसा नारा नहीं दिया कि मोदी तुम भागो और जनता आती है। ये कहा गया है मोदी को हटाइए, भारतीय जनता पार्टी बनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असली समस्या ये है कि आप लगातार घोषणा पत्रों के लिए झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये रही इस घोषणा पत्र में कि आपने जो 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, हम लोग भी 2-4 साल में वहां तक पहुंच जाएंगे, उनको जो चिकित्सा राहत की बात की आयुष्मान के जरिए, वो एक सबसे बड़ी ठगी है। क्योंकि पिछले 10 साल में इस देश में युवाओं के बारे में तो बादल जी ने बताया ही कि 45% से ज्यादा 47% से ज्यादा युवा कितनी बुरी तरह से हताश हैं रोजगार न मिलने से। लेकिन जो 70 साल 60 साल के ऊपर के जो नागरिक हैं इस देश के, जिन्हें थोड़ी बहुत रियायत मिलती थी रेलों में, अस्पतालों में, वो आपने सब छीन ली। आपने उनको बिल्कुल बाधित कर दिया कि वो घर से बाहर न निकले। सड़क पर निकले तो आपका टोल टैक्स है, हवाई जहाज में बैठ नहीं सकते, रेलों में आपने जनरल कोच समाप्त कर दिए और आप कह रहे हैं रेलों में हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। ये देश चीन से अपना मुकाबला करता है, विश्व गुरु होने का दावा पिछले 10 साल से कर रहा है। इसे शर्म नहीं आती अपने घोषणा पत्र में बुलेट ट्रेन की बात करते हुए कि हमारे बगल में जो चीन है, मैं वहां 10 साल पहले गया था, वहां 550 शहरों को बुलेट ट्रेन जोड़ती हैं, 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, 34 में से 33 प्रांतों में बुलेट ट्रेनें हैं। हमारे यहाँ तो अभी वंदे भारत ही नहीं ढंग से चल पा रही है। तो झूठ पर झूठ लगातार बोलने वाला ये घोषणा पत्र जनता की समझ में आएगा और निश्चित तौर पर इस बार जो 400 पार का नारे की बात है वो धराशायी होगा। क्योंकि 400 पार तो कांग्रेस के लोग 403 तो पहले राजीव गांधी के टाइम में हासिल कर चुके हैं। तो आप कोई बड़ा कीर्तिमान तो कायम करने जा नहीं रहे हैं, आप जनता को ठगने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। मतलब आदमी गलती करके सुधार भी लेता है, लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। ये लगातार मंदिर बन गया, देखिए साहब 370 हट गई, देखिए साहब 3 तलाक का हमने कानून ला दिया, नारी शक्ति की वंदना कर दी और नारियों की क्या दशा है आप देख लें देश में। अभी हमारे मित्रों ने विस्तार से बताया दलितों की क्या स्थिति है, आरक्षण के बारे में आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। पहले जब सत्ता में नहीं होते तो आप कहते हैं आरक्षण हटाया जाएगा, सत्ता में आते हैं तो आप चुप होकर बैठ जाते हैं। तो ये सारी विसंगतियां जो हैं ये देश और दुनिया सब देख रही है। और जब 19 तारीख से पहला मतदान का चरण शुरू होगा तो आप देखेंगे, तत्काल बाद आते हैं ना सर्वे, उनसे पता चल जाएगा कि देश की जमीन इनके नीचे से कितनी खिसक चुकी है। और अब ये 2047 का सपना देखना शायद बंद कर दें, या भी 2024 में ही इनकी नींद खुल जाए तो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप कहने में और हकीकत में बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश अचल जी, संजीव जी, राजेश बादल जी, राजेश ठाकर जी, आपने एक समय दिया, हम आपके आभारी हैं। आप देख रहे थे 4 PM की परिचर्चा और हम बात कर रहे थे कि आखिर चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर कब तक देश की जनता को ठगा जाएगा, हकीकत से कब तक उसे दूर रखा जाएगा। मुझे यकीन है आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।